नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 मार्च 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 31 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान, अधिकारों और उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और साल 1865 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म हुआ था। उन्होंने उस दौर में मेडिकल एजुकेशन हासिल की जब महिलाओं के लिए पढ़ाई करना बहुत कठिन था। वे महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा है। और साल 1945 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का जन्म हुआ था। वे भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण पहचान है। वहीं साल 1990 में आज ही के दिन भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उनका योगदान भारतीय समाज और संविधान निर्माण में अमूल्य रहा है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 31 मार्च को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वे 20,000 करोड़ से ज्यादा के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। सुबह गांधीनगर में वे जैन धर्म से जुड़े सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 2,000 से ज्यादा ऐतिहासिक चीजें दिखाई जाएंगी। इसके बाद अहमदाबाद के पास सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होगा, जिससे भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिलेगा। दिन में कई रोड, रेलवे, बिजली, पानी और हेल्थ प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जिनमें अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। साथ ही ग्रामीण, ट्राइबल और शहरी विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू होंगे, जिससे लोगों की लाइफ आसान और बेहतर बनेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिया है। उन्होंने कहा कि रुपए की वैल्यू मार्केट ड्रिवेन है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से दुनिया भर की करेंसीज में वोलेटिलिटी देखी जा रही है। उन्होंने साफ किया कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मंत्री ने बताया कि इन्फ्लेशन कम स्तर पर है, जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर बनी हुई है और करेंट अकाउंट डेफिसिट 1% से नीचे है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल फैक्टर्स जैसे डॉलर आउटफ्लो का असर अभी सभी देशों पर पड़ रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं, इसलिए रुपए पर दबाव दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट एशिया के हालात को लेकर ग्लोबल लीडर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये डेलिब्रेशंस रीजन में बढ़ते टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। भारत शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर एक्टिव रोल निभा रहा है। पीएम मोदी अलग अलग देशों के लीडर्स से बातचीत कर सिचुएशन को समझने और पॉसिबल सॉल्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि रीजन में पीस रिस्टोर हो सके और ग्लोबल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि भारतीय वाइल्ड टैंकर्स की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत के 2 जहाज BWTYR और BWL सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं और अब इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी भारतीय जहाज सेफ रहें और वाइल्ड सप्लाई पर कोई असर न पड़े। इससे साफ है कि हालात पर पूरी तरह मॉनिटरिंग हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में एलपीजी बुकिंग सिस्टम तेजी से डिजिटल हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि कल लगभग 95% एलपीजी बुकिंग्स ऑनलाइन तरीके से की गईं। इसका मतलब है कि लोग अब ट्रेडिशनल तरीके छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे बुकिंग प्रोसेस आसान, फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया है। सरकार भी डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, ताकि लोगों को बेटर सुविधा मिल सके। यह बदलाव दिखाता है कि देश में डिजिटल एडॉप्शन लगातार बढ़ रहा है और लोग नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपना रहे हैं। फर्टिलाइजर्स विभाग की एडिशनल सेक्रेटरी अपर्णा एस शर्मा ने बताया कि देश में फर्टिलाइजर्स का स्टॉक पूरी तरह सफिशिएंट है और किसी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सप्लाई पर नज़र बनाए हुए है। साथ ही किसानों को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के लिए इनकरेज किया जा रहा है, ताकि खेती ज़्यादा सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बन सके। सरकार का फोकस है कि ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम हो और नए विकल्पों का यूज बढ़े। इससे किसानों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर भी मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS के तहत 75 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल वैल्यू करीब 61,000 करोड़ रुपए है।
उन्होंने कहा कि ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन है। इन प्रोजेक्ट से करीब 65,000 डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मंत्री ने बताया कि भारत अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स से आगे बढ़कर मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स और अब कंपोनेंट्स तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ ही सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे देश इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में तेजी से सेल्फ रिलायंट बन रहा है। भारत में सेंसस 2027 की शुरुआत आज 1 अप्रैल से होने जा रही है। मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि यह देश की 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद 8वीं सेंसस है। इसे 2 फेजेज में किया जाएगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और सेल्फ इनूमरेशन होगी, जिसमें लोग खुद भी ऑनलाइन डाटा भर सकेंगे। यह प्रोसेस अलग अलग राज्यों में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग पूरी होगी। खास बात यह है कि सेंसस पूरी तरह डिजिटल होगा। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जिससे प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनेगा। भारत की युवा पैरा एथलीट शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया है। जम्मू कश्मीर की 19 साल की शीतल देवी ने इतिहास रचते हुए बिना हाथों की तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिछले साल साउथ कोरिया के गवांगजू में हुए वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स में महिलाओं के कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वह इस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली पहली और इकलौती आर्मलेस फीमेल आर्चरी बनी है। उनकी यह उपलब्धि देश के लिए गर्व की बात है और यह दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद यानी एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उन्होंने राज्यसभा सांसद यानी एमपी चुने जाने के बाद लिया है। नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों पदों पर नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने एमएलसी पद छोड़ दिया। अब वे राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह राजनीतिक तौर पर एक अहम बदलाव माना जा रहा है। हालांकि वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस कदम से साफ है कि वे अब नेशनल लेवल पर भी अपनी भूमिका और मजबूत करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में वार जैसी स्थिति के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। 2 और इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर्स BWTYR और BWELM करीब 94,000 टन एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफली क्रॉस कर चुके हैं। BWTYR आज मुंबई पहुंचने वाला है, जबकि BWELM भी आज शाम तक न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। इस समय यूएस और इजराइल के हमलों और ईरान की रिटेलिएशन के कारण इस रूट पर शिपिंग काफी प्रभावित है। हालांकि ईरान ने नॉन हॉस्टाइल वेसल्स को अनुमति दी है। इससे पहले भी 4 भारतीय जहाज सेफली भारत पहुंच चुके हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि एलपीजी सप्लाई में कोई डिसरप्शन न हो। मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खर्ग आइलैंड वाइल टर्मिनल को सीज करने की संभावना जताई है, जबकि सीज फायर टॉक्स की उम्मीद भी सामने आ रही थी। इस बीच यूएस और इजराइल ने ईरान पर अपने अटैक्स जारी रखे हैं। जवाब में ईरान ने कुवैत के एक बड़े वाटर और पावर प्लांट और इजराइल के वाइल्ड रिफाइनरी पर स्ट्राइक किया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने गुडविल जेस्चर के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 वाइल्ड टैंकर्स को गुजरने की अनुमति दी है। वहीं रीजन में करीब 2500 यूएस मरीन्स तैनात हैं और इतने ही सैनिक और भेजे जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच ईरान ने पुष्टि की है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के कमांडर अली रेजा तांसगिरी की मौत हो गई है। बताया गया कि वे गंभीर रूप से घायल थे, जिसके बाद उनकी डेथ हुई। इससे पहले इजराइल कादज ने दावा किया था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक प्रिसाइज ऑपरेशन में तांसगिरी और कई सीनियर नवाल कमांडर्स को मार गिराया। कादज के अनुसार तांसगिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग और ब्लॉकेड की कोशिशों में शामिल थे। इस घटना के बाद रीजन में टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में वार और भी ज़्यादा तेज हो गया है। इजराइल की मिलिट्री ने बताया कि ईरान ने कई राउंड्स में मिसाइल्स दागे। वहीं येमेन के हाउदी ग्रुप ने भी अटैक किया, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में नई एस्केलेशन है। इजराइल ने जवाब में तेहरान सहित कई जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस और ईरान के बीच टॉक्स चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन अभी भी टेंस है। इस वार में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर दिख रहा है। खासकर ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही यूएस ट्रूप्स की तैनाती भी लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अब ग्लोबल मार्केट पर भी साफ दिख रहा है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्युमिनियम की कीमत करीब 6% बढ़कर $3,492 प्रति टन पहुंच गई है, जो पिछले 4 साल का उच्च स्तर है। यह बढ़ोतरी ईरान से जुड़े हमलों के बाद हुई है, जिसमें इमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम और एल्युमिनियम बहरेन की फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा। इससे ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। खाड़ी देश दुनिया के करीब 9% एल्युमिनियम सप्लाई करते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण शिपिंग भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कीमतें और बढ़ी तो यह 2022 के कोविड दौर जैसे हाई लेवल तक पहुंच सकती है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब तेल की कीमतों पर भी दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो बड़ा उछाल माना जा रहा है। यह बढ़ोतरी तब हुई जब हौदी रिबेल्स ने इजराइल पर हमला किया, जिससे संघर्ष और फैल गया। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे अहम शिपिंग रूट्स भी प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने ब्रेंट क्रूड करीब 59% तक बढ़ चुका है, जो 1990 के गल्फ वार के बाद सबसे बड़ी तेजी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आज भी फ्यूल के प्राइसेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल लगभग 103 रुपये और डीजल 90 रुपये के आसपास है। बिहार में भी कीमतें लगभग सेम बनी हुई हैं, यानी अभी रिलीफ नहीं मिला है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में प्राइस चेंज हो सकता है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 14,300 से 14,600 रुपये प्रति ग्राम के आसपास मिल रही है, यानी करीब 1,43,000 से 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 245 से 250 रुपये प्रति ग्राम है, यानी लगभग 2,45,000 से 2,50,000 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।